नमस्कार। प्रारब्ध के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अवनीश और जैसा कि आप सभी ने विषय के रूप में देख ही लिया होगा कि हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के चुनावी राजनीति की। और उत्तर प्रदेश के चुनावी राजनीति की जब हम बात करेंगे, तो हम आपको समाचार नहीं बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनावी राजनीति इस समय क्या हो रही है, कौन से घटनाक्रम हुए। हाँ, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से जो पार्टियों को बदलने का सिलसिला, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला हर तरफ से, विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, इनमें आना-जाना खूब हो रहा है। तो इसके दूरगामी क्या अर्थ हैं? क्या निहितार्थ हैं और ऐसा क्यों हो रहा है? हम इस पर जरा एक बड़े परिदृश्य में बात करेंगे और निश्चित रूप से हर राजनीतिक और सामाजिक वैश्विक घटनाओं को एक अलग परिदृश्य और अलग फ्रेम में देखने वाले आदरणीय पुष्कर अवस्थी जी हमारे साथ हैं। पुष्कर जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। जैसा कि हमारा आज का विषय है कि उत्तर प्रदेश की जो चुनावी राजनीति है, जिसमें पिछले कुछ दिनों से एक अजीब तरीके की हलचल देखी जा रही है और इसके दूरगामी क्या अर्थ हैं और इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? क्योंकि हम घटनाओं पर बात नहीं करना चाहते, तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो कुछ भी जो पहले और दूसरे फेज के ही टिकट वितरण के समय जो कुछ भी दिख रहा है आपको। इसके ये जो ठीक चुनाव से पहले दल बदलना, ये टिकट की प्रत्याशा में ही होता है और ये पहले से भी, पहले के भी चुनाव आप देख लें तो ये हमेशा होता रहा। इस बार के चुनाव में ये शायद इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि भाजपा में जो मंत्री थे, भाजपा की सरकार में जो मंत्री थे या विधायक थे, उनमें से एक वर्ग जो है, कुछ लोग जो है, उन्होंने जो है चुनाव घोषणा होने के बाद जो है समाजवादी पार्टी का झंडा पकड़ लिया और एक इसको हाइप दिया गया है, लुटियस मीडिया कह लीजिए उसको, या फिर वो मीडिया का वो संवर्ग जो कि हमेशा से कॉम्प्रोमाइज रहता है और एंटी बीजेपी कह लीजिए इसको आप, ये उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और जहां तक इसका क्या परिणाम पे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला अवनीश। यदि आप इसको भारतीय जनता पार्टी की सन 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत और हार में परिणाम में देखना चाहते हैं, तो इसका परिणाम पहले भी भारतीय जनता पार्टी की जीत था और अब भी परिणाम जीती है, तो उस बड़े परिणाम में तो फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, एक चीज में बहुत जबरदस्त फर्क पड़ेगा। वो फर्क ये पड़ेगा कि जो सन 2014 से जातीय समीकरण के आधार पे चुनावी सीट का आकलन करते आ रहे दिग्गजों को एक बार फिर जो है एक हताशा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 2014 से 2022 की यात्रा के इन 8 वर्षों में हर अगले चुनाव में ये जातीय समीकरण का दम, जातीय समीकरण के आधार पे जातियों का राजनीतिक नेतृत्व उठाने वाले लोगों का जो है भविष्य और अंधकार की तरफ जाता हुआ स्पष्टता दिखेगा आपको। ये इसका कदापि मतलब नहीं है कि यहाँ मैं अगर दर्शकों और साथ ही साथ आपके भी संज्ञान में ले आऊं कि अभी कल ही अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस समय सत्ता में वापसी के लिए बेचैन अखिलेश यादव जी ने भी कल एक अपनी प्रेस वार्ता में ये तक कह दिया कि अब भारतीय जनता पार्टी चाहे कितने भी लोगों को, अपने मंत्रियों को, अपने विधायकों को टिकट काटे, हम उनसे ज्यादा अब जितने ले चुके, अब हम नहीं लेंगे। अच्छा, जब भारतीय जनता पार्टी की पहले केवल प्रथम फेज और सेकंड फेज के कुछ 100 टिकट बंटते हैं, तो उसमें 21 टिकट काट दिए जाते हैं। प्रतिशत जोड़िए तो ये बहुत ऊंचा प्रतिशत जाएगा जब तक 403 सारी अनाउंसमेंट होंगी।
तो अखिलेश यादव जी को भी क्या अब लगने लगा है कि जिनका टिकट परफॉर्मेंस के आधार पर, प्रदर्शन के आधार पर कट गया है भारतीय जनता पार्टी से, हम उन्हीं को ले रहे हैं? ये क्या कुछ उस तरह की बात नहीं हो गई कि आप चलती गाड़ी से जो अपने मंजिल की तरफ बहुत तेज रफ्तार से बढ़ती चली जा रही है, उसका शीशा उतारते हैं और एक खाली प्लास्टिक की बोतल बाहर फेंकते हैं और अचानक आपकी नजर पड़ती है कि एक कबाड़ वाला वहां रुकता है और वो बोतल उठा के चला जाता है। तो इसको देखिए, कैसे देखते हैं आप? इसको इस तरह देखिए आप कि ये मैं व्यक्तिगत परिचर्चाओं में मैं अक्सर ये कहता रहा हूं, पिछले कई महीनों से कह रहा हूं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपनी राजनीतिक बुद्धि कौशल का परिचय पिछले 5 वर्षों में एक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए दिया है, तो इनका आगे भी उनसे वही उपेक्षा रखी रहनी चाहिए। इन्होंने राजनीतिक रूप से बिल्कुल परिपक्व नहीं है, क्योंकि ये राजनीति से पैराशूट की तरीके से पिता द्वारा बनाए गए पुत्र हैं, पिता द्वारा बनाए गए मुख्यमंत्री रहे। ये राजनीति सार्वजनिक कुछ रूप समझ से नहीं मुलायम सकते। सिंह जी ने कहा, और इस बात ये को इन्होंने सार्वजनिक रूप से मुलायम सिंह जी ने कहा, उनके चाचा अखिलेश यादव जी ने कहा, नेताजी ने कहा कि अपने बेटे को कौन अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाता है, मैंने बनाया। अखिलेश यादव जी ने कहा, अखिलेश यादव के बारे में शिवपाल जी ने तो यहां तक कह दिया कि अखिलेश तो छोड़िए कि अखिलेश को मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया, उन्होंने तो ये कह दिया कि उन्होंने नेताजी मुलायम सिंह यादव को भी मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया। तो ये तो बिल्कुल साफ सी बात है कि उनको परोस के दिया गया और चांदी का चम्मच में मुख्यमंत्री नाम की कुर्सी थी जिनको उन्होंने गटक कर लिया। जी। इन्होंने पिछले 2 चुनावों में 2017 के 2019 के समाजवादी पार्टी अपने बल पे चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाई। 2017 में उन्होंने राहुल गांधी कांग्रेस का साथ लिया, 2019 में जो है सपा बसपा बुआजी मायावती जी का साथ लिया, और अब की बार तीसरी बार इन्होंने जो है छोटे छोटे दलों को मिला के रचना बनाई। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो है राजनीतिक रूप से कितना आत्मविश्वास डगा हुआ है अखिलेश जी का, अखिलेश जी, उन्होंने जो है तमाम लोग छोटे छोटे दलों से कर लिया। अब जब सीट बांटने में आए और लास्ट मोमेंट में बीजेपी के से ये लोग जो पहले से दूसरे दल से आए हुए लोग थे वापस गए, इन्होंने फौरन उसको लपक लिया। जब लपक लिया तो निश्चित है आप उनको टिकट देंगे। जब टिकट देंगे तो जो आपके छोटे दल जिनके संग आपके सीटों का पहले से तय हो चुका था, आप उन्हीं में से काट के देंगे। तो बेसिकली आपका स्वयं का समाजवादी पार्टी लड़ कितने पे रही है, उसका क्या आधार है? तो ऐसे स्थिति में जब उन्होंने ले लिया तब उनके लिए मुसीबत है, बिल्कुल है, क्योंकि जो है यहां से तो वही लोग गए हैं जिनको कि भाजपा से टिकट मिलना ही नहीं था, क्योंकि उनके तमाम सर्वे जो है बता रहे थे कि ये बहुत इन्होंने सब कुछ होते हुए भी जो है उनके क्षेत्र की जनता ने इनको जो है भले ही वो भाजपा के टिकट पे खड़े हो, लेकिन भाजपा का ही मतदाता जो है अपने प्रतिनिधि प्रतिनिधि से इतना ज्यादा कार्यशैली से इतना नाराज था कि वोट देने के पक्ष में नहीं था। अब तो ऐसे लोगों के लिए मेहनत की जाए, इससे बेहतर है कि इनको छोड़ दिया जाए या काट दिया। तो और उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि जो चले गए वो चले गए, उसके बाद भी सिटिंग एमएलए के टिकट कटे, और आगे अभी और देखेंगे आप। तो भाजपा और अपने यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जी जी, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अभी तक 2 फेज की पहली लिस्ट आई है बीजेपी की, उसमें 21 विधायकों के लगभग टिकट कटे हैं। और एक भी टिकट कटने वाले विधायक जो कि अभी भी मौजूदा समय में भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, एक जगह से भी 21 के 21 जगहों से कोई विरोध की आवाज नहीं उठी है, कोई असंतोष की बात अब तक नहीं है, जबकि ये सब हुए 72 घंटे के आसपास हो रहा है। तो आपकी बात ही आगे बढ़ा रहा हूं कि जिनको जाना था वो चले गए। ये वो बच्चे हैं जिनका टीसी ऑलरेडी
काट के कार्यालय में, प्रिंसिपल ऑफिस में रखा गया था। और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव जी ने भी कह दिया कि अब चाहे कितनी टीसियां काटिए, हम अपने स्कूल में भर्ती नहीं करेंगे। एक पार्टी और है, और वो है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी से ज्यादा बार, अगर संख्या देखी जाए, नंबर्स देखे जाए, तो ज्यादा बार सत्ता में रही है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से रही है, कैसे रही है ये अलग बात है। लेकिन इस मौजूदा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के वर्तमान राजनीतिक उनका जो भविष्य है, वो चुनावी भविष्य उनका क्या होगा, वो और वो चुनाव लड़ कैसे रहे हैं या कितना लड़ेंगे, इस पर आपका क्या कहना है? जो अभी तक स्थिति समझ में आ रही है, देखा है, उससे तो स्पष्टता लग रहा है कि बसपा लड़ती हुई नहीं दिख रही। बसपा एक ऐसी पार्टी है कि जहां जो मायावती जी के पास एक कोर वोट है, वो उनको पड़ता ही पड़ता जी? है, वो सब संगठित वोट उनको पड़ता ही पड़ता है। जी। जाटों का ऐसा वोट है दक्षिण यूपी में। और लेकिन मायावती या बसपा जो है सत्ता में तभी आती है जब उनको दूसरी जातियों से जो है टॉपअप मिले, तब जाकर जो है उनको सत्ता में उनके बनने की स्थिति बनती है। जिस तरीके से भाजपा ने ओबीसी शेड्यूल कास्ट समाज में अपनी पकड़ बनाई, उससे जो है इन लोगों के पारंपरिक जो वोट बैंक था उस पे एक अच्छा खासा उनको क्षति ऑलरेडी हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अ, मायावती जी का ज्यादा सक्रिय ना होना, जबकि बसपा ने अपने टिकट बहुत पहले घोषित कर दिए थे प्रत्याशियों का, जो जो उनकी परंपरा होती है कि उनके वो पहले जो है कोऑर्डिनेटर डिक्लेयर करते हैं, वही प्रत्याशी बन जाते हैं। तो ऐसी उसको देखते हुए उनका ना जी बिल्कुल। ज्यादा सक्रिय होना मेरे लिए थोड़ा आश्चर्य का विषय था, क्योंकि जिस तरीके जुझारू नेता मायावती जी रही हैं, उनसे मैं ये कदापि आश्चर्य नहीं करता कि आश्चर्य मतलब उपेक्षा नहीं थी कि वो लड़ाई में ना दिखे या लड़ती हुई ना दिखे। तो यहाँ पे मेरा आकलन मेरा ये लगता है मुझको, हाँ यहाँ पर जो मुझे आगे बात कहने वाला हूँ उससे पहले समझिए कि मायावती जी का वोटर एक ऐसा वोटर है कि उनको 24 घंटे पहले दिन को बता दिया जाए कि आधिकारिक प्रत्याशी के विरुद्ध किसी और को देना है, तो रातों रात जो है उनका उसमें तो मेजॉरिटी वोट शिफ्ट हो जाता है। ये पहले भी देखा गया है और हमेशा रहा। मेरा लगता है, मेरा आकलन ये है कि मायावती जी का राजनीतिक प्रतिद्वंदी भाजपा जरूर हो, लेकिन उनका पहले भी और आज भी और आगे भविष्य में भी उनका जो सपा से द्वंद है, वो उनका जो है नंबर एक राजनीतिक शत्रु के रूप में दिखती है। और जिस तरह से हवा हवाई लोगों ने बनाई है मीडिया में और लोग चर्चा में लाए हैं कि अखिलेश जी अब लड़ रहे हैं और सपा जो है अम, सरकार बना सकती है, तो ऐसी दिशा में मुझको ये आश्चर्य था कि अखिलेश सपा पार्टी को रोकने के लिए मायावती जी बहुत ऑफेंसिव क्यों नहीं है। मेरा अपना आकलन ये कि कहीं ना कहीं जो है भाजपा के शीर्ष और बसपा के शीर्ष मतलब स्वयं मायावती बीच में कोई टैसिट अंडरस्टैंडिंग है। बस इस वक्त क्योंकि बसपा एक दल के रूप में क्योंकि काशीराम जी ने बनाया था और उन्होंने एक उत्तराधिकारी दिया था, इसलिए बसपा की यात्रा यहाँ तक पहुंच गई। ये उत्तरा मायावती जी कोई उत्तराधिकारी देने में असमर्थ रही हैं, और ना ही मुझे यदि कोई बनाएंगी तो मैं नहीं समझता कि कोई उसका अम, अपने भाई को उन्होंने बनाया है
तो वो पारिवारिक है और वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। ऐसे में मैं बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म बसपा का न हो कि मैं लॉन्ग टर्म मायावती जी की राजनीतिक यात्रा को देखता हूँ कि कहीं टैसिड अंडरस्टैंडिंग है वेंकटराम नायडू के बाद मायावती उपराष्ट्रपति या फिर जो है कोविंद जी के जाने के बाद जो है भारत की राष्ट्रपति के रूप में कहीं ना कहीं कुछ बात हुई है। और मैं देखता हूं कि वेस्ट यूपी में जिस तरीके से टिकट राष्ट्रीय लोकदल ने और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जो टिकट बांटे हैं, आप देखिएगा कि चुनाव वोट पड़ने से पहले कुछ सीटों पे जहां पर सपा के बहुत बढ़त होंगे वहां पर टैसिड मत परिवर्तन होगा भाजपा के पक्ष में, और ये होगा बसपा का जी जो कोर वोटर है, जो मायावती का कोर वोटर है, वो उसका होगा। ये मैं जी मेरा अपना ये आकलन में जो समझ में ये आ रहा है कि जो हो रहा है, जो दिख रहा जी। है, उसके उसके इसके अलावा कुछ इसका कोई और है नहीं। इसीलिए वो जो है अच्छा, एक उत्तर प्रदेश। डेवलपमेंट और जब हम एक डेवलपमेंट और आपके और दर्शकों दोनों के नॉलेज में डालते हुए उस पर आपसे कुछ बातें और करेंगे। एक तरफ तो मायावती जी का जैसा आपने सारा बताया है, उनकी वर्तमान राजनीति, उनकी क्या वो आगे सोच रही हैं या कि क्या आपका उनके प्रति आकलन रहा। एक डेवलपमेंट और हुआ है, समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी जिस तरीके से स्वागत गेट खोल के करते रहे भाजपा के जो भी टिकट कटने वाले मंत्री थे, जितने भी विधायक थे उनका, उसी के साथ यंगस्टर्स में जो अंबेडकरवादी या जो बहुजन समाज के यंगस्टर हैं, उसमें एक चेहरा जो कभी विवादों में भी खूब रहा है लेकिन चर्चित भी खूब रहा है, चंद्रशेखर रावण। चंद्रशेखर रावण के साथ आप देखिए कल का ये पूरा डेवलपमेंट है और दो तरह की बातें आती हैं दोनों तरफ से। चंद्रशेखर की तरफ से पहले आती है और उसके बाद आती है अखिलेश यादव की तरफ से। चंद्रशेखर की तरफ से साफ साफ ये कहा जाता है कि 6 महीने से ये हमको गोला दे रहे थे और हम कहीं से भी अब इनके साथ नहीं है। यानी जहां एक तरफ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और उनके खेमे के जितना भी ये उनका सपोर्टिव मीडिया है और ये जिसको आप निजी बातचीत में कई बार चंडू खाना की खबरें कहा करते हैं, तो ये सारी मीडिया ये नैरेटिव बनाने में लगी हुई थी साहब की ओबीसी वर्ग योगी सरकार से बहुत नाराज है, भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज है। मायावती जी क्या खिलाफत जिस पर आपने अभी कहा है कि मायावती निश्चित करके बैठी है, स्ट्रेटेजिक तरीके से वोट करा सकती हैं और उनमें ये दम है। उनके कहने पर उनका कोर वोटर कहीं भी वोट शिफ्ट कर सकता है। ऐसे में यंगस्टर्स के बीच ठीक है, चुनावी राजनीति में वोट कितना पाएगा चंद्रशेखर जैसे व्यक्ति और उनका संगठन, लेकिन युवाओं का कहीं ना कहीं दलित युवाओं का ये एक हीरो है आज के सोशल मीडिया के दौर पे, उसके वीडियोस पसंद किए जाते हैं, सब कुछ है। तो अखिलेश एक तरफ ओबीसी राजनीति के अपने आप को पुरोधा बनाने का प्रयास कर रहे हैं और मायावती जी की इस तमाम निष्क्रियता के बीच चंद्रशेखर रावण जैसी एक उम्मीद उनसे छिटक जा रही है और कह रही है कि उन्होंने धोखा दिया। तो इसको कैसे देख रहे हैं? इसको इस तरह आप देखिए, समझिए ना कि चंद्रशेखर रावण ऐसे नेता और ऐसी पार्टियां कभी अपने दम पे तो होती नहीं है। ये बढ़ती ही राजनीतिक दल में है जब ये इनको जो है किसी दूसरे का सहारा मिलता है, वो उनको अपने स्वार्थ के लिए बढ़ाता है। और फिर उसके बाद यदि उसमें समर्थशाली यदि वो लोग ऐसे लोग होते हैं तो आगामी चुनाव में अपना जो है क्षेत्र प्रभाव क्षेत्र और बढ़ा लेते हैं। इसमें जो अखिलेश जी का इसमें जो मैं देख रहा हूँ उसमें तो मुझे सब स्पष्ट ये लग रहा है कि उनका गणित बिगड़ गया है। इतनी छोटी पार्टियों को लेकर सबको कोई ना कोई वादा करके रखे हुए थे तो अपना बैठे हुए थे। जब ये स्वामी प्रसाद मौर्य ये तो धक्कम पेल हुआ आने का और इन्होंने सबको जो है, तो जो बेसिक बैलेंस था वो बदल गया, बिगड़ गया। बिल्कुल अब उसको जब सेटल करने बैठते हैं तो निश्चित रूप से किसी का हिस्सा ही काटा होगा इन्होंने ना। जब काटा होगा तो इसको डेफिनेटली जब जितनी सीटें वादा की होंगी चंद्रशेखर को उतना आप देने को तैयार नहीं होंगे ये, क्योंकि इसका या तो क्योंकि सपा अपने को कितना कम कर दे। आज भी जो है मजाक की वस्तु खुद सब बन गई है। जो 400 सीट जीतने का बात करती है तो वो तो 272 सीट पे ही मेरे ख्याल से नहीं लड़ रही, बढ़िया जितना ये है।
तो जब आपने अपना प्रभाव क्षेत्र कर दिया तो फिर चंद्रशेखर ऐसे लोग जो है भागते हैं, क्योंकि फिर उनको एक दो सीट से फायदा क्या मिलने वाला, दो सीट से, बिल्कुल। या या फिर दो सीट में जो दो सीट पे समझौता कर भी लेते हैं, तो फिर ये चंद्रशेखर रावण को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि वो बसपा के भारतीय बहुजन समाज पार्टी के कभी भविष्य में जो है पूरक नहीं बन सकते, उनके ऑल्टरनेटिव नहीं बन सकते। उनका ऑल्टरनेटिव तो बसपा का ऑल्टरनेटिव है ना। उनका जो बिल्कुल। खास वर्ग है, जहां से उनको वोट लेना है, वो तो मायावती जी के पास, बसपा के पास है। जी तो जी। वहां पे जो एक नए इंटरेंस को आपको बनाना है। और दूसरी बात, चंद्रशेखर रावण का, जहां तक आपने कहा सोशल मीडिया उस पर है, तो जमाना दूसरा है, लेकिन धरातल में वोट जो डालते हैं उसमें चंद्रशेखर कितने सफल होते हैं नहीं होते, ये तो भविष्य बताएगा ना। अभी तक तो ऐसे कुछ सुनने तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसी दिशा में जो है, निश्चित रूप से अखिलेश का ही बिल्कुल बिल्कुल। इसमें है, और कुछ भी नहीं आता, परसेप्शन का नुकसान तो ही डेफिनेटली है। चंद्रशेखर जी के जी संग समझौता जी। करके कोई इनको क्योंकि सपा बसपा का जब गठबंधन हुआ था, तो उस वक्त भी देख लिया था कि बसपा का वोट बैंक तो सपा को पड़ गया था, लेकिन सपा वालों ने बसपा को वोट नहीं दिया था। तो ये तो और इसको इसको मायावती जी ने सार्वजनिक रूप से इस पर टिप्पणी की कि ऐसा हुआ। तो ये जी। ये सामाजिक ढांचा कुछ इस तरीके का बना दिया है कि जो पिछले 2-3 दशकों में जो यादवों का जो सशक्त वर्ग सामने आया है, वो बसपा ऐसी पार्टी को जो है करके सब भले ही समझौता हो गया हो, धरातल पे जो है मेजर वोट शेयर चेंज नहीं हो पाता। ये प्रैक्टिकल हो चुका है, तो बिल्कुल। आगे भी नहीं होगा। 2019 में ये बड़ा साफ दिखाई दिया कि वो केवल नेताओं का आपसी गठबंधन था। या तो न तो पार्टी वर्कर्स का आपसी गठबंधन हो पाया और ना कि एक दूसरे के वोटर्स का आपस में संबंध बन पाया। बिल्कुल बिल्कुल। तीनों आयामों पे हम लोगों ने बात की, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा हो और एक व्यक्ति की बात न की जाए तो चलते चलते मुझे लगता है कि जरा उसको भी समेट लिया जाए। असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी कभी उत्तर प्रदेश आते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति परिदृश्य में आते हैं, या उनको जो तमाम राग दरबारी टाइप की मीडिया है वो लेके आती हैं चर्चाओं में, फिर वो चले जाते हैं। कभी वो ओम प्रकाश राजभर के साथ कुछ एक गठबंधन बनाते हैं, फिर चले जाते हैं। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड ये ओवैसी का क्या है? वोट के मामले में कितने हैं ये तो आप और आप सहित सारे लोग जानते हैं, लेकिन देख, ओवैसी जी का ये आना जाना, क्या यूपी में उनका मन नहीं लग रहा है या यूपी में वो कोई अपना भविष्य देख नहीं पा रहे हैं? नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए, ऐसा है कि ओवैसी जो है मोहम्मद अली जिन्ना का अपने को कह सकते हैं कि उसी मूल्य पे जाना चाहते हैं, और उसको ही मालूम है कि मुस्लिम लीग की जड़ें जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के मुसलमानों में थी। ओवैसी बार बार जो है जिन्ना का ऑल्टरनेटिव बनना चाहते हैं, वो यहाँ आते हैं और उसी जमीन की वो तलाश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से नहीं तो वो जमीन क्या अब उत्तर प्रदेश में बची नहीं? 2014 के बाद जो एक सामाजिक परिवर्तन हुआ और जिसमें कि एक सनातन संस्कृति का उभार हुआ, तो क्या उत्तर प्रदेश में अब उनके लायक उर्वरक जमीन नहीं बची, ये कहेंगे आप? नहीं नहीं या नहीं, वो बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली रुके नहीं। हुए हैं? ये 2024 के बाद उत्तर प्रदेश के मुसलमान जो है ओवैसी के पास जाएगा। जब तक जो है सपा और का दम खत्म नहीं हो जाता। आज मुसलमान जो है जितना भी कुछ बोल ले, मुस्लिम मतदाता 100%, 90% जो है एक तरफा वोट सपा को करेगा। ये उनके टिकट देने के तरीके से भी समझ में आता है, और उनको भी समझ में आता है कि कैराना सबसे जितना बड़ा जो है। उदाहरण है, समाजवादी पार्टी से कैराना का जो प्रत्याशी है, जो हाँ, कि तो हिस्ट्री सीटर था, उसको टिकट पाने के तुरंत बाद सरेंडर करना पड़ा। वो एक्चुअल में जो है ये एक मान के सब आप मान के चल रहे हैं कि हम खुली तौर उनकी तरफ हैं, सही गलत का कोई मतलब नहीं है इसके अंदर, और इसीलिए मुस्लिम समाज के भी जो वोटर है वो भी एक तरफा जो है वोट सपा को ही करने को उसमें है। वो तब तक करेगा जब तक सपा
देखिए, 2022 के परिणाम एक तो बहुत बड़ा झटका देंगे इनको। आज 2022 में इनको ये लोग उम्मीद के सहारे, हर चुनाव उनके लिए उम्मीद है कि कोई सहारा होगा, हम फिर आएंगे। 22 में जो है टूटने के बाद फिर 2024 है, 2 साल बाद। 2024 के बाद जो है उत्तर प्रदेश के मुसलमान को ओवैसी की जरूरत होगी। तब तक जो है वो सपा और बसपा दाएं फाएं सबको ट्राई करते रहेंगे, क्योंकि अकेले दम तो आ सकते हैं। 2024 के बाद ओवैसी, अब ये लंबा इतिहास है, 3 साल बाद क्या होगा कोई नहीं था, लेकिन मैं समझता हूँ 2024 के चुनाव से पहले ओवैसी का भविष्य जो है उत्तर प्रदेश में विशेष नहीं है। वही होगा उत्तर प्रदेश में जब भी आएगा, भविष्य तभी बनेगा ओवैसी का जब ओवैसी किसी दल के साथ समझौता करेंगे और हिंदू ही जो है जाति मतांधता में जो है वोट देगा और दिलवाएगा। महाराष्ट्र में यही हुआ है कि 100%, तो इनका भी यही होगा। तो लेकिन अभी जी जी टाइम है, वो फिर देखेंगे तब तक जो है इन अगले 2-3 साल में कहानी भारतीय राजनीति, विश्व परिदृश्य, विश्व की राजनीति, स्वयं इस्लाम की राजनीति, स्वयं इनके जो सो कॉल्ड जो है कहना चाहिए कि पितामह वाला क्षेत्र जो है मिडिल ईस्ट, या स्वयं जिनके जो आध्यात्मिक शक्ति पाकिस्तान, इन सब का 2-3 साल में इतना ज्यादा परिवर्तन होने जा रहा है कि भारत के मुसलमान और का तो अलग मामला है, लेकिन ओवैसी से नेताओं का जो है का जी। भी, इसलिए अभी आज की तारीख में बहुत स्पष्ट बोल देना भविष्य को लेकर बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो सोच रहे हैं वैसा तो नहीं होगा 3 साल बाद, जी जी चीजें बहुत जी जी। बदलने वाली उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेके अलग अलग एंगल्स पे हम ने आपसे चर्चा की, और आपने अलग अलग तरीके से उसको बड़े परिदृश्य से लेके और घटनाक्रम क्या चल रहे हैं, इन सारे के बात हम बात किए। अब बातचीत को अगर समअप करना चाहें तो उत्तर हाँ। प्रदेश के इस साल के जो विधानसभा चुनाव है, उनके आने वाले नतीजों पर हम बात नहीं करेंगे, हम यहाँ कोई आकलन करने नहीं बैठे। लेकिन इस उत्तर प्रदेश के चुनाव और चुनाव के बाद जो कुछ भी दिखाई दे रहा है जमीन पर, और लगभग ये है कि सत्ता वापस आ रही है, तो इसका राष्ट्रीय राजनीति और सनातन संस्कृति के उभार पर, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है भारत का, इस पर क्या दूरगामी परिणाम आप देखते हैं, और इसके क्या दूरगामी संकेत आप देखते हैं और क्या अर्थ देखते हैं? क्योंकि 24 करोड़ आबादी का एक प्रदेश, जो कि बहुत सारे देशों के बराबर है और ज्यादा है, और अगर जनसंख्या के हिसाब से लिस्ट बनाई जाए तो 5वें या 6ठे नंबर पर चला आएगा उत्तर प्रदेश विश्व स्तर पर। तो इसके 125 करोड़ की आबादी वाले देश पर क्या सांस्कृतिक, इसके राष्ट्रवाद पर क्या असर पड़ेगा? अ, क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे पहले ये समझ लीजिए कि 2017 में जब योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो वो अप्रत्याशित था लोगों के लिए, और बनाया इसीलिए गया था कि 325 सीटें बीजेपी ने ली थी। उन्होंने एक टेस्ट मॉडल निकाला था कि विश्व में जिस तरीके से मैं 2017 का परिदृश्य देखिए आप, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद बुरी तरीके से झुलसाया गया था विश्व स्तर पे, और और अंदर से जो है पूरे स्वयं देश से ही जो है पूरी सेकुलर लॉबी, पूरी प्रगतिशील लोग, और ये आपके लिबरल और ये मुस्लिम, ये सब लोग जो है एक बड़ा ही डरावना चेहरा दिखा रहे हैं। ऐसे में 2017 में इन्होंने जो है मानसिक रूप से तैयार जनमानस को, विशेषकर वैश्विक जनमानस को मानसिक रूप से तैयार होने के लिए उन्होंने एक हिट एंड ट्रायल किया योगी जी को मुख्यमंत्री बना के, और उसके उनका मुख्यमंत्री काल का परिणाम भी देखना चाहते थे, क्योंकि उस पर बहुत निर्भर करता था। ये योगी जी एक मुख्यमंत्री के रूप में असफल हो जाते तो फिर जो है भारत के सनातनी ज्वार का जो
उठान चली है, और या भारत के सनातन के पुनरुद्धार या भारत का ही स्वयं की पुनर्स्थापना की जो बात चली, उसकी कुछ और गति होती है और उसके और कुछ तरीके होते हैं। लेकिन इन 5 वर्षों में आज आदित्य योगी नाथ जी विश्व के जाने माने चेहरे बन चुके हैं, और विश्व में उनका चेहरा, यहाँ के लोग भले उनका जो है किसकुछ करें, लेकिन वैश्विक रूप से उनको एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर, मॉडर्न, एक जो दिमाग में परिकल्पना एक आती है एक योगी की, उसकी कि वो संकीर्ण विचारधारा का होगा, रूढ़वादी होगा, लेकिन उसके विपरीत योगी जी ने योगी कलेवर में ही अपने जितनी ही अपने विकास और जो उनके टफ डिसीजन रहे, एक्सक्यूशन रहे, उसको विश्व भर में जो इस बात को समझते हैं, जो नजर रखते हैं तीखी, वहां वो सफल रहे। 2022 में योगी जी के जीतने का अर्थ सिंपल ये होगा कि भारत, जो अब तक जो आपका एक लोगों को दिमाग में था कि जो है बीजेपी इसलिए जीतती है कि मोदी जी का चेहरा है, तो अब जो है 2022 ये तय कर देगी कि योगी मोदी जी तो है ही, लेकिन मोदी जी के साथ एक और है कि जो रिपीट करा सकता है अपने परफॉर्मेंस, अपने कार्य क्षमता, कार्यशैली दोनों के कारण। बहुत बड़ी बात, क्योंकि वहां बहुत बड़ी बात। क्योंकि वहां जी पर योगी जी की विचारधारा, इस पर कोई बात इसलिए नहीं हो रही, वो सबको मालूम क्या है उनकी, जी उनके जहां जी जी उन्हें कहीं जी एम्बिग्यूटी नहीं है किसी बात पे, तो उसको लोग लेके चलते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप कितने ही बड़े अच्छे आप विचार धारा के प्रति समग्र हो, लेकिन यदि आप में कार्य क्षमता नहीं है और आप जो है परिणाम देने के में असफल है, तो फिर आपको उस विचारधारा के पुरोधा होने का कोई मतलब नहीं। क्योंकि सत्ता में आपको आपकी विचारधारा का जीवत और सुदृढ़ होने में आपका सत्ता में बना रहना निरंतर कम से कम 2 पीढ़ियां तक बना रहना अति आवश्यक है। इसलिए 2022 ये तय कर देगा कि ये सनातन धर्म और स्वयं भारतवर्ष के पुनर्स्थापना की जो लहर 2014 में थी, उसकी निरंतरता जो है 2030 के दशक के आगे जाने वाली, ये इसको तय कर देगा 2022 का चुनाव। जी बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर जी। जिस तरीके से विस्तृत और वैचारिक स्तर पर बात तो हम जरूर एक प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से उसके वैचारिक और दूरगामी जो उसके एंगल हैं, उस पर बातचीत आपने रखी। मुझे लगता है कि प्रारब्ध के दर्शकों को ये वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा और इस तरह की चर्चाएं हम आगे भी करते रहेंगे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए प्रारब्ध की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।